नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या इस देश के नेताओं ने लोकतंत्र को एक मजाक समझ लिया? क्या हार की हताशा इस कदर इन नेताओं पर हावी हो चुकी है कि शांति सद्भाव की जगह सड़कों पर खून खराबे की बात ये नेता कर रहे हैं? हरियाणा की वीरभूमि से जेजेपी नेता अजय चौटाला का एक बयान सामने आया। वो एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी भी सभ्य समाज में सुनी नहीं जा सकती। वो कह रहे हैं कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा। हैरानी इस बात की कि उत्तर प्रदेश में बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा इस बयान पर तालियां पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही, भारत को भी नेपाल और बांग्लादेश बना दो। ऐसे में आज भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिन्हें हम ब्रह्मास्त्र के जरिए पूछेंगे। आज सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या ये नेता हैं या युवाओं को दंगा के लिए उकसाने वाले कोई और? क्या महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर आप भारत के युवाओं के हाथ में कलम की जगह आज पत्थर थमाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए? क्या विपक्ष ये मान चुका है कि वो चुनावी मैदान में मौजूदा बीजेपी सरकार का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए विदेशी टूलकिट के दम पर देश को आग के हवाले किए जाने की क्या कोशिशें की जा रही हैं? क्या सत्ता की लालसा में राजनीतिक दलों का स्तर इतना गिर चुका है कि वो भारत में तख्ता पलट का ख्वाब देखने लगे? भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। सवाल यह भी कि क्या पड़ोसी मुल्कों की बर्बादी अब इन नेताओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है? ये सारे सवाल वो हैं जो आज हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और इस चर्चा में इन सवालों को उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले कौन क्या कह रहा है, विपक्ष कैसे जो दूसरे मुल्कों में अराजकता हो रही है कैसे उसे भारत में लाने की बात सोच रहा है, जरा उसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकतंत्र पर प्रहार, तख्ता पलट का विचार। चुनाव हार रहे हैं इसीलिए युवाओं को भड़का रहे हैं। गद्दी से खींचने वाली धमकी, कौन कर रहा दंगे की प्लानिंग? विपक्ष का डेंजरस प्लान, क्या अब हिंसा से बनेगी सरकार? क्या देश को जलाने की साजिश रची जा रही है? क्या लोकतंत्र के मंदिर में विश्वास रखने वाले नेता अब सड़कों पर खूनी खेल खेलना चाहते हैं? हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक ऐसा बयान गूंज रहा है जिसने देश की सुरक्षा और मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने हरियाणा की धरती से वो कहा जो एक सभ्य समाज में अकल्पनीय है। हद तो तब हो गई जब हिंसा, नफरत, उपद्रव की बात करने वाले अजय चौटाला के बयान को विपक्ष का साथ मिला, जो आग में घी डालने का काम कर सकता है। चुनाव दर चुनाव मिल रही हार की बौखलाहट ऐसी कि अब नेता जेनजीज के सहारे सत्ता को पाने का ख्वाब देख रहे हैं। सत्ता की भूख से विपक्षी पार्टियां इस कदर अंधी हो गई हैं कि नेता अपने ही देश को जलाने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण अजय चौटाला का विवादित बयान है, क्योंकि चौटाला खुलेआम युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। करीब 12 साल से सत्ता पर काबिज लोकतांत्रिक सरकार को सड़क पर खींचने की बात तक कह रहे हैं। सरकार के मंत्रियों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर पीटने की बात की जा रही है। इसके लिए अजय चौटाला नेपाल के जेनजीज आंदोलन का उदाहरण दे रहे हैं। हिंसा की बदौलत सत्ता पाने का रास्ता शायद अजय चौटाला ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के ना केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। अजय चौटाला के भड़काऊ बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा उनके समर्थन में उतर आए। मेहरोत्रा ने न सिर्फ इस बयान को सही बताया बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश की याद दिलाते हुए भारत के युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया भी। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स का पैसा मंत्रियों के ऐशो आराम पर खर्च हो रहा है और अब युवाओं को न्याय के लिए सिस्टम को ध्वस्त करना होगा। सवाल ये कि क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जेजेपी मिलकर भारत को अस्थिर करना चाहते हैं? याद कीजिए, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहले भी केरोसिन और आग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।
बार बार चुनाव में मतदाता जिस पार्टी को नकार रहे हैं, उनकी सत्ता पाने की लालसा इतनी बढ़ गई है कि वो जेन ज़ीज़ आंदोलन के रास्ते देश में तख्ता पलट का माहौल बना रहे हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ था जब राहुल गांधी ने पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने जेन ज़ी का जिक्र करते हुए लिखा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, बीजेपी के विरोध में कुछ राजनीतिक दल देश विरोधी, संविधान विरोधी, आंबेडकर विरोधी और हिंसावादी बन जाते हैं, अराजकतावादी बन जाते हैं। पहले हमने देखा कि अजय चौटाला जेजेपी के नेता बोलते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी स्थिति होगी, हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए युवाओं को। अब समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और समाजवादी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है। कांग्रेस तो पहले से दुआ पढ़ती आ रही है कि भारत बांग्लादेश बन जाए। तो इनका पूरा इकोसिस्टम, ये जुबान पर संविधान पर मन में हिंसा की दुकान, इस प्रकार से ये ऑपरेट करते हैं। और एक बीजेपी का विरोध करने के लिए लोकतंत्र और संविधान का विरोध कैसे करते हैं, इसका ये प्रमाण है। सड़क पर जरूर आना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में। भारत का यह अब भ्रम खत्म हो जाना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब नहीं रह गया है। बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इसको बचाने के लिए युवाओं को सड़क पर आना चाहिए। तो ये नहीं कि मारपीट करें, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। अब जैसे नरेगा ख़त्म किया है, उसके खिलाफ लड़ें। बेरोजगारी के बहुत भयंकर है और शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, नौकरी के लिए लड़ें। तो और तानाशाही के खिलाफ लड़ें, इसके लिए लड़ें, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ें। चुनाव दर चुनाव हार झेल रहा विपक्ष अब हताशा में अराजकता का रास्ता चुन रहा है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बहस करना विपक्ष का हक है, लेकिन विदेशी आंदोलन का उदाहरण देकर देश में दंगे जैसी स्थिति पैदा करना कहां तक सही है। सवाल उठता है कि क्या जनता की सेवा करने वाली पार्टियां सत्ता के लिए हिंसा पर उतारू हैं? गद्दी से खींचने वाली धमकी देश में दंगा कराने की रणनीति तो कहीं नहीं है, या फिर सत्ता की भूख में राजनीतिक पार्टियां युवाओं के हाथ में कलम की जगह पत्थर थमाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, आपने आम बोलचाल की भाषा में ये कहावत जरूर सुनी होगी कि दिल की बात जुबान पर आ जाती है। कहीं विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? कहीं दिल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव ना जीत पाने के बाद ये तो नहीं पनप रहा है कि अब जनता खुद सड़कों पर उतरे और सत्ता परिवर्तन के लिए खुद आग लगाए? कहीं विपक्ष के मन में ये तो नहीं चल रहा है? क्योंकि आप बयान सुनिए, चाहे वो अभय चौटाला हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के उदित राज हो या फिर रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के, दिल में अचानक से इस बात की लहर उठ जाती है कि जनता खुद सड़कों पर उतरे। लेकिन क्यों, किस कीमत पर? आज भारत वो देश है जहां पर IIT जैसे, IIM जैसे संस्थान है, जहां के युवा दूसरे देशों को फाइनेंशियली मजबूत कर रहे हैं। और आज भारत के युवा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा देश माना जाता है, आज उसके युवा को विपक्षी पार्टियों के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरिए। और उसके पीछे दुहाई क्या है? लोकतंत्र की। कई सवाल हैं, पूछेंगे इन्हें। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजीव जेटली जुड़ गए, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट गीता भट्ट जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ गए बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी की पूजा मिश्रा हमारे साथ है, और अजय गुलिया हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजय गुलिया जी आप ही से करता हूं, क्योंकि आपके नेता ने वो बयान दिया, उसके बाद फिर पीछे पीछे समाजवादी पार्टी आ गई। तो अजय गुलिया जी आप बताइए कि हमारे देश में आज क्या ये स्थिति है कि सत्ता से किसी को कुर्सी से उतार कर फेंकने की जरूरत है और जो युवा है उसको सड़कों पर उतरने की जरूरत है? हमारा देश लोकतांत्रिक देश है सर, जहां पर लोगों ने खुद चुना है अपनी सरकार को। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और देखिए, चुनी हुई सरकार लोगों ने चुन करके भेजी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जब चुनी हुई सरकार और प्रशासन लोगों पर न्याय देने की बजाय उनके साथ अन्याय करने लगे, आपने हरियाणा के संदर्भ में देखा नहीं किस प्रकार से नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को FIR दर्ज कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थी तो उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियों से पीटा गया। क्या FIR कराना उनका कानूनी अधिकार नहीं था? अगर उनके साथ यौन शोषण हुआ था तो उनका अधिकार था। सरकार की तरफ से
सरकार लामबंद हो गई प्रबंधक को बचाने के लिए, पुलिस प्रशासन लामबंद हो गया प्रबंधक को बचाने के लिए, बेटियों को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा, और जब बेटियां सड़कों पे आई तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां भांजी गई। तो क्या ये तो लोकतंत्र, सिस्टम का लैप्स है ना सर? क्या ये लोकतंत्र है? सिस्टम के लैप्स के लिए आप क्या युवाओं को ये भड़काएंगे? लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, आप सिस्टम की खामियों के लिए युवाओं को भड़काएंगे। आप समझ रहे हैं, आप जिस खामी की बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल उसको इंडोर्स करता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर इस तरह की खामी है तो सरकार से सवाल भी पूछा जाए और उस पर कार्रवाई की मांग भी की जाए, लेकिन आप युवाओं को सड़कों पर लाकर देश में दंगा करवाएंगे क्या ये बोलकर? आके प्रदर्शन नहीं करती, लोग उनके साथ लामबंद नहीं होते, तो क्या एफआईआर होती? क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तो एफआईआर हो जानी चाहिए थी। ये जांच का विषय था कि वो कन्विक्ट होते नहीं होते, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती, ये जांच का लेकिन विषय। अजय गुलिया जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये अगर सिस्टम के लैप्स को या सिस्टम के लूपहोल्स को लेकर अगर आप ये कहेंगे देश के युवाओं को कि आप सड़कों पर उतरकर सत्ता से हटा दीजिए, कुर्सी से हटा दीजिए, तो क्या ये दंगे भड़काने जैसा नहीं है? नहीं, इसमें दंगे भड़काने की क्या बात है मेरे भाई? हम हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, अजय गुलिया साहब, अजय गुलिया साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपके लिए अगर जिस एक पर्टिकुलर घटना का आप जिक्र कर रहे हैं अगर वो इतनी बड़ी है, तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद सड़कों पर जाइए, हम खुद आपके साथ कवर करेंगे। आपको इंसाफ और न्याय चाहिए ना, आप बिल्कुल लीजिए। आप इंसाफ और न्याय के चक्कर में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान ये वाले उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आप समझते हैं ईरान, नेपाल, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, और क्या किसी तरीके से कंपैरिजन भारत और ईरान, बांग्लादेश का हो सकता है क्या? नहीं, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप किस संदर्भ में इस बयान को ले रहे हैं, लेकिन ये बयान भाई आपके नेता दिया गया, इसको ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से जोड़कर बता रहे हैं, तो हम उसी संदर्भ में लेंगे। ये बयान सिर्फ इस संदर्भ में दिया गया है कि जिस प्रकार से वहां की सरकारों ने दमनकारी नीतियां अपनाई, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उन बेटियों के साथ दमनकारी नीति अपना करके प्रबंधक के साथ खड़ी दिखाई दी, बेटियों के खिलाफ खड़ी दिखाई दी, न्याय के खिलाफ खड़ी दिखाई दी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा प्रदेश के बहादुर लोगों को जो लामबंद हुए। सर मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो सिस्टम के लूपहोल्स हैं और जो सिस्टम की समस्याएं हैं उसके खिलाफ तो हम भी खड़े हैं। इंदौर वाली खबर टाइम्स ऑफ नवभारत पर सबसे पहले आप देखिए, सबसे पुरजोर तरीके से आवाज उठाने वाले हम लोग हैं। तो आप सिस्टम के लूपहोल्स को, मुझे पता है कि आप अभय चौटाला के बयान को हो सकता है कि डिफेंड ना कर पाए, इसीलिए आप गोल गोल जलेबियां बना रहे हैं। देश की जनता समझती है सर, हरियाणा के एक मुद्दे पर ईरान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इसका क्या काम है, देश की जनता समझती है सर। आप हो सकता है कि बिल्कुल समझते हो, देश की जनता है नहीं। पूजा मिश्रा जी, राजीव जेटली जी, मैं आ रहा हूं। पूजा मिश्रा जी, भाई जेजेपी के प्रवक्ता यहां बैठकर अपने नेता को बहुत छोटे कैनवास पर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तो एक छोटी सी घटना को लेकर उन्होंने कहा था, छोटी सी घटना, लेकिन आपके नेता ने लपक लिया। आपके नेता कह रहे हैं नहीं होना चाहिए जो नेपाल में हुआ, आपके नेता कह रहे हैं वो होना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश और नेपाल की तुलना भारत से कीजिएगा। अभी आपने उनका बयान सुनाया और मुझे लगता है कि अब दोबारा सुन लीजिए उनका बयान। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो होना चाहिए, जो है नेपाल में वो होना चाहिए, उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने कहा देश के जो भारत देश के युवा हैं उनको भी, जो दमनकारी सरकार है, जिम्मेदारी लेते हुए उनको भी सड़क पर आकर के प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि दंगा करना चाहिए। जरूरी ये कि जो उन्होंने कहा, उन्होंने रेखांकित किया जो तीव्रता है युवाओं के अंदर में, उसको, जो उनकी समस्याएं चल रही हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 2024 में युवाओं ने प्रदर्शन किया था यूपीएससी को लेकर के आयोग के गेट के सामने, और 2025 में भी 15 दिसंबर को युवाओं ने फिर प्रदर्शन निकाला था, मार्च, बिल्कुल घनी संख्या में, और जिसको लेकर के सरकार की तैयारी रही कि वाटर कैनन से लेते हुए, आंसू गैस से लेते हुए उनको रोका गया। तो यह प्रदर्शन की बात चल रही, जो युवा अभी परेशान हो रहे थे, बना दिया गया हुआ है। हम भी कवर करते हैं, हम भी सरकार से सवाल पूछते हैं और वो सवाल उठने चाहिए। ये एक हेल्दी लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन तरीका है। बतौर विपक्ष हम आपके साथ खड़े हैं सर। सुनिए ना पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, आप अपने या तो आपके नेता आप लोगों को बयान देने से पहले आप लोगों के बारे में नहीं सोचते कि भैया टीवी पे आपको डिफेंड करना है, और या तो फिर वो बयान दे देते हैं आप लोगों की पार्टी के अंदर सब कंसर्न करके, और फिर आप लोग इस तरह से डिफेंड करते हैं। अरे मुझे बताइए ना कि देश के अगर हालातों पर बात हो रही है तो ईरान, नेपाल, बांग्लादेश का क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्या उनके हालात और भारत के हालात सेम है? कभी होंगे भी नहीं सेम। भारत देश तो क्यों क्या रविदास कभी होना भी नहीं चाहिए। अगर आप
भाजपा के पास जाना चाह रहे हैं तो पूछिएगा कि जब यहाँ पे त्रिशूल तलवारें बांटी जा रही थी वो किस सौहार्द के लिए बांटा जा रहा ठीक था? है, मुझे आप इस बात पर क्लियरिफिकेशन बताइए, दे। आपको एक वो ना प्रदर्शन बीजेपी के के नेता बयान दे की पा रहे हैं ना जिक्र आप दे पा रही हैं कि रविदास मेहरोत्रा क्यों बांग्लादेश, नहीं, श्रीलंका, आप रविदास नेपाल और मेहरोत्रा ईरान का जो जिक्र कहा, कर रहे उन्होंने कहा हैं। कि मुझे युवाओं को बताइए, अगर प्रदर्शन देश के करना हालात चाहिए। और देश की सिस्टम की खामियों पर आपका हल्ला बोल है तो आज नेपाल का जिक्र क्यों हो रहा है, आज बांग्लादेश का जिक्र क्यों हो रहा है, वहां की अराजकता को ढाल क्यों बनाई जा रही है भारत के लिए? आप मुझे इस बात पर जवाब दीजिए। अराजकता को ढाल नहीं बनाई जा रही है, जिस तरीके से तानाशाही चल रही थी और युवा में ठीक है, जो ओके, राजीव आक्रोश वहां जेटली पे जी। निकला, बस उसकी बात भाई की जा वो रही तो है, कह रहे दंगे हैं की ये बात नहीं कैनवास की जा उतना रही बड़ा है। नहीं है जितना बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है वो तो कह रहे थे भाई यहां तो दंगा भड़काने की साजिश चल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं तो आप सिस्टम लोग के FIR नहीं, अमन एक बात तो समझिए समझिए। यार, ये वो सभी आप सोचिए कि देश ओके, में राजनीतिक दंगा दल, पूजा जी, यही वो राजनीतिक दल, ओके, ये- बीजेपी जवाब दे रही है, सरकार जवाब दे रही है। ओके, राजीव हाँ, जेटली जी। ये वही राजनीतिक दल हैं जो शासक थे और जेनजी ने इनको इनके घर पर बिठाया। अच्छा, जेनजी ने वोट डाला था क्या 2017 में? 2014 में क्या बात कर रहे हैं? 2014 में मैं फर्स्ट पहली वोटर थी और मैं मिलेनियल हूँ, मेरा पहला वोट था 2014 में। तो अब आपको मिलेनियल का वोट नहीं चाहिए या मिलेनियल का वोट मिला नहीं तो अब आगे कोशिश नहीं करेंगे, अब सारी कोशिशें जेनजी करेंगे? ये ज्ञान है भाजपा का, ये ज्ञान है भाजपा मैं का। अरे कि मैं तो पहले आपके भी first ज्ञान पर time वही सवाल voters पूछ रहा हूँ ना जो थे, पूजा जी, आज कि तीन अगर साल आप हो गए, अगर उनको- उनको मिलेनियल्स ने उनको वोट दे दिया तो आपने अब बना आप दिया, मिलेनियल्स उन्होंने के जो पास है नहीं जाएंगे, अब आप अग्निवीर जेनजीस को बना बोलेंगे दिया, साहब पेपर लीक आपको कर दिया लोकतंत्र हुआ है, बचाना, और मिलेनियल से नहीं हो भाजपा रहा वाले जो है, ऐसा है जेनजी क्या? को टारगेट करके जेनजी ने इनको बाहर कर अरे दिया हुआ है। क्या पूजा जी बातें कर रहे हैं आप? सुनिए ना मेरी बात शांति से सुनिए। तो अगर उनका फैक्ट गलत है, मुझे आप इस बात पर जवाब दीजिए कि अगर 2014 में मिलेनियल्स से जाकर वोट किया तो क्या आज आपको मिलेनियल्स का वोट नहीं चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ना जेनजीस उतरकर वोट तो सड़कों पर सबको संविधान चाहिए को होगा। बचाएंगे, मिलेनियल्स वोट ना करें सबको आपको? चाहिए होगा, वोट बिना सबके वोट के थोड़ी ना होने वाला है। क्या आप बताइए कि मिलेनियल का नहीं चाहिए होगा, कि जो हमारे आगे के जनरेशन उनका नहीं चाहिए होगा, या पूरे समाज का नहीं चाहिए होगा, सबका वोट चाहिए होगा? ये कोई सवाल तो पैदा ही नहीं होता है ना। बस वो ये बात करे कि नहीं जेनजी, तो जब आप अगर ये जेनजी की सवाल बात पैदा कर रहे नहीं हो तो होता आपको पता संदीप होना त्रिपाठी चाहिए वो साहब, जेनजीज आपके अगर ये चलते मैं आपके बीजेपी के राजीव विरोधियों को जेटली जी फिर बेरोजगार आएंगे। छोड़ ओके दिया आपने। ओके, अगर ये सवाल पैदा नहीं होता संदीप जी कि मिलेनियल्स, जेनजी और ये सब, तो मुझे बताइए कि फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नेपाल वाली घटना को लेकर भारत के संदर्भ में बताने की कोशिश करते हैं कि अब संविधान बचाना होगा तो जेनजीज को बचाना होगा। कहाँ पे सर उन्होंने नेपाल का जिक्र किया था? कौन सी ट्वीट में? मैं बताता हूं अरे आपको। राव भाई, अरे हाँ बताइए ना। अरे सुनिए ना, सुनिए, ये वो बोलिए ना। ट्वीट है, उसकी टाइमिंग देखिए कि ये ट्वीट कब आया हाँ, था। टाइमिंग देखिए क्या हाँ, ट्वीट क्या टाइमिंग देखिए कब आया था संदीप त्रिपाठी, ये इसका कब आया मतलब था क्या ट्वीट? होगा? अरे आज भी आएगा, आज इसके पहले भी आया है। हाँ, इसके पहले के ट्वीट की आप चर्चा करिएगा, ये आपकी धारणा है ना। ये बताइए, अब आते हैं काम की बात करें, बहस में आप बहसबाजी भी मत पड़िए। कृपया वो बातें टैगिंग किया करिए जो बात कही गई हो। पहली चीज देखिए, इस देश लोकतंत्र, पूरे विश्व के लोकतंत्र में जनता से बड़ा विपक्ष कोई नहीं होता है। जब जनता विपक्ष में होती है और जनता वोट तक पक्ष में होती है, उसके बाद विपक्ष में होती है, उसकी मांगे होती है, जो आपने वादा किया है उसकी मांग कर अगर वो मांग अपनी करती है तो विपक्ष ही है, और जनता से बड़ा विपक्ष कोई नहीं होता। अगर हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई आपने वोट दिया, इन मुद्दों के आधार पर दिया, इन वादों के आधार पर दिया, ये वादे आपके पूरे नहीं हो रहे हैं। आप सड़कों पर निकलने के बाद जेपी की हम सब बात करते हैं ना, मूर्ति लगाने की बात करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। जेपी ने क्या कहा था, डेट बता दे रहा हूं, 25 जून 1975 जो है इंदिरा जी के खिलाफ सेना तक का आह्वान किया था कि सेना को जो है आना चाहिए सरकार के खिलाफ। क्या था, जेपी जी को आतंकवादी कहिएगा आप, अनारकी कहिएगा, और अराजकता की बात करिएगा इस देश के लोकतंत्र को बनाने में। नारायण आंदोलन कर रहे थे संदीप त्रिपाठी जी, तो वो जर्मनी का उदाहरण देकर नहीं बता रहे थे कि हिटलर के खिलाफ जैसे उतरे थे वैसे उतरिए? हाँ, देते थे, क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, जाके भाषण पढ़िए, कभी पढ़ा है भाषण? बताइए, मुझे बता दीजिए। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, आप पढ़ा दीजिए, फैक्ट दिखा दीजिए। आज आप सुनिए सर, जेपी ने कब बोला कि जर्मनी की तरह होना चाहिए यहाँ पे? सर होना चाहिए, किसने कहा? आज कौन कह रहा है? जो कह रहा है गलत कह रहा है। हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल युवाओं को आना चाहिए। आपका रोजगार छीन लिया, आपके छात्र संघ के चुनाव को छीन लिया, इस सरकार ने युवाओं को दिया क्या? आपने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी अब जेटली जी कह रहे थे कि जेनजी ने निकाल कर फेंक दिया, बिल्कुल हमको निकाल कर फेंक दिया। आपने क्या क्या सपने दिखाए थे, उन सपनों की बात क्यों नहीं संदीप करते? त्रिपाठी जी, आपके इन लेजिटिमेटिव सवाल के बीच में, इन सारे क्वेश्चंस के बीच में सबसे बड़ी सच्चाई ये है, साल 2014 आम इलेक्शन बीजेपी जीती, 2019 बीजेपी जीती, 2024 बीजेपी जीती। ये वो है जो जिनको आप कह रहे हैं कि ये जो जनता है, जो वोटर से जो विपक्ष में रहता है, वही विपक्ष है, सत्ता पक्ष को चुन रहा है।
और आज आप उनको भड़काने की कोशिश करें। राजीव जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। हाँ, नहीं, संदीप आप त्रिपाठी। सुनिए, हाँ अनुराग जी अभी आपने सवाल किया कि आप जो है उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को क्या आप मूर्ख समझते हैं कि कोई आएगा एरू गरू या कोई भी राहुल मोदी गांधी जी आकर एरू भड़का गरू देंगे? मतलब मोदी जी आकर भड़का दिए? नहीं तो राहुल गांधी एरू गरू हैं। संदीप त्रिपाठी, राहुल गांधी एरू गरू हैं। भड़का दिए? नहीं, राहुल गांधी के लिए ये सब कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के इन्फ्लुएंस को तो उनकी रैलियों में देख लेते हैं, लेकिन भड़काने की कोशिश तो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये एरू गैरू क्या आप राहुल गांधी को कह रहे हैं? अबे 14 के पहले मोदी राहुल जी थे, मोदी जी थे ना। नहीं तो जेनजी से संविधान बचाने का आग्रह तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, जेजेपी कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है। ये सारे विपक्ष के नेता एरू गैरू हैं आज। पत्रकार हो कि लल्ला हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ आपकी भाषाई मर्यादा बताती है कि आप कितने गुण नेता हैं, आपके पास ज्ञान कितना है। एरू गैरू बोलकर खुद फंस गए। अब बताइए ना भाई, आज संविधान बचाने की दुहाई कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं। हाँ, तो फिर संविधान बचाने की दुहाई आप लगा रहे हैं और अपने नेताओं की गई टिप्पणी पर एरू गैरू कह रहे हैं कि एरू गैरू भड़का नहीं सकते लोगों को। गजब, भड़काने की बात कहां से आई भाई? हम तो कह रहे हैं हम भड़का ही नहीं रहे भाई, हम तो वास्तविकता रख रहे हैं। कितने गढ़ू हैं आप। उत्तर प्रदेश की तरफ एक शब्द बोला जाता है, कितने गढ़ू, कितने वजनदार वक्ता हैं आप। आपकी इस बात से समझ में आ रहा है कि आप अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे। बोलते बोलते आपकी जुबान लड़खड़ा जा रही है, अपने नेताओं को कह दे रहे हैं आप। ओके ठीक है, संदीप जी मैं आ रहा हूं आपके। राजीव जेटली जी जुड़ गए हमारे साथ। राजीव जेटली जी, थोड़ा सा इन लोगों के हिसाब से ये सिस्टम के लूपहोल्स पर सवाल उठा रही है, भड़काने नहीं लोगों को या जेनजीज को या युवाओं को। मैं अमन एक छोटी सी बात बोल रहा था उस वक्त में पहले कि ये सभी लोग शासक रहे हैं और ये सभी लोग शासक रहे हैं, जेनजी ने ही इनको हराया, लगभग दशकों से बाहर बैठे हैं। अब ये सोचिए, अगर हमारे देश के अंदर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होती, इसकी खूबसूरती ये है कि इनको जेनजी ने हराया, जेनजी ने घर बिठाया, बावजूद उसके मंच पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे नेपाल जैसे हालात भारत के अंदर हो जाने चाहिए। अगर ऐसे हालात होते तो ये लोग मंच पर खड़े होकर बोल नहीं सकते थे। जेनजी नीचे खींच लेती, जेनजी नीचे भगाती, जेनजी नीचे दौड़ाती। अरे भाई, विपक्ष में बैठ करके, क्योंकि विपक्ष आपको जेनजी ने घर पे बिठाया। जेनजी को आपकी गुंडागर्दी नहीं चाहिए थी, जेनजी को आपका भ्रष्टाचार नहीं चाहिए था। जेनजी को मालूम था कि ये देश किसके हाथों में सुरक्षित हो सकता है, तो जेनजी ने तो अपना फर्ज निभाया लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। अब आप कह रहे हैं कि वैसा फर्ज निभाए जैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश में निभाया गया। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में होते तो आप लोग तो कहीं सड़कों पर चलने लायक नहीं थे, क्योंकि आपके प्रति तो गुस्सा है देश की जनता के मन में, आपकी गुंडागर्दी के प्रति, आपके भ्रष्टाचार के प्रति, आपके परिवारवाद के प्रति, आपके सभी जितने कुकर्म रहे हैं उनके प्रति जेनजी ने अपना रिजल्ट दिया। मैं ये कह रहा हूं मैंडेट के माध्यम से। नहीं ओके, लेकिन राजीव जेटली सर, मैं आपके पास आऊं एक सेकंड। संदीप भाई, एक दरख्वास्त है आपसे, दूसरे भी विपक्ष के नेता बैठे हुए, थोड़ा सा अब आप ठंडा पानी पी के थोड़ा सा आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। एनर्जी रिस्टोर होगी सर, ये हमारी बायोलॉजिकल कंडीशन भी होती है। थोड़ा चुप बैठेंगे तो एनर्जी रिस्टोर होगी, तो थोड़ा तर्कों के साथ बता पाएंगे। अरविंद सर आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राजीव जेटली सर, मुझे लगता है आपको जेजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों को जवाब देना है। जब वो ये कहते हैं कि देश के इंटरनल हालातों पर भी क्या विपक्ष नहीं बोलेगा क्या? वो कह रहे हैं कि हम जितनी भी बातें कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कह रहे हैं, ये दंगा भड़काने की कोशिश नहीं है, व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश है। राजीव जेटली नहीं, व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ठीक होती हैं। हमारे पास न्यायिक अधिकार है, हमारे पास कानूनी अधिकार है, हमारे देश के संविधान ने हमें हर तरीके का अधिकार दिया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है, आप लोगों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, आपके जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, आपकी दबंगई के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर के आज हम सत्ता के अंदर आए हैं। ऐसे नहीं पहुंचे यहाँ पर। लेकिन अब बात कहां पर यह आ रही है, क्योंकि आप घर बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को नकार दिया गया है, और जिन लोगों द्वारा नकारा गया है आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि हमें घसीट लीजिए सड़क पर। आप उन्हें कह रहे हैं कि हमें सड़क पर उतार करके मारिए, आप ही तो इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा, माध्यम अलग अलग चुन रहे हैं, कोई अलग, हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग रूप में कहना एक ही बात चाहती है, कह यही रही है कि बाहर सड़कों पर आइए। अरे भाई, आपने क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था से आपका विश्वास हट गया है, या हमारी प्रजातंत्र से आपका विश्वास हट गया है? आप लोगों की औकात क्या है बताइए? अगर हमारा वोट, अगर जनता का वोट आपको ना मिले तो हर संस्था आपके इशारे पर चल रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल चुनाव आयोग है।
चुनाव आयोग पर कैसे पटाक्षेप होता है, फिर जब तथ्य मांगे जाते हैं, हलफनामा मांगा जाता है, तो कैसे कौन नेता कहां छिप जाता है, वो सब जानते हैं। राजीव जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। संदीप भाई थोड़ा सा शांत होइए। पूजा मिश्रा जी भी जवाब देना चाह रही है। पूजा जी, अच्छा ठीक है संदीप जी, जल्दी से 20 सेकंड। संदीप जी आपकी, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। अरविंद सर आ रहा हूं आपके पास। हाँ पूरा टाइम इनको दे दीजिएगा, इस सवाल का जवाब दे देंगे, पूरी डिबेट में मैं नहीं बोलूंगा। अरुण जेटली जी, आप सत्ता पक्ष है, 11 साल से सत्ता चला रहे हैं जी। राजीव जी, जेटली जी वही, आप सत्ता पक्ष में सरकार चला रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, युवा होने के नाते मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि युवाओं ने बिल्कुल आपको जमकर वोट दिया, आप ये बता दीजिए, सिर्फ एक अनुरोध है आपसे कि आप ये बता दीजिए कि 11 साल में युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत सारी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया, जिसको आपने मोदी जी से मिलाया हो या सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति। ओके संदीप जी, बहुत बहुत बढ़िया। ओके राजीव जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं पहले तो युवा नेता के ये बोलना चाहता हूं, हमारे जो युवा नेता हैं संदीप जी, उनको ये बोलना चाहता हूं। युवा नेता कहते हुए मुस्कुराइए मत राजीव जी। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि युवा नेता होने के तहत ये बोलना चाहता हूं, ये तो युवाओं की भावनाओं को समझते हैं, ये तो जानते हैं कि युवा क्या चाहता है, ये तो इन्हें भी ये भी जानते हैं कि युवा इनकी पार्टी के लीडरशिप के बारे में क्या बोलता है। आपका सबसे युवा नेता जो है वो दुनिया के मंचों पर जाकर के बोलता है कि हाँ, भारत के अंदर जो है चुनावी व्यवस्था खराब हो गई है, वोट की चोरी हो रही है। साथ में ये भी बोल के आता है कि हम हिमाचल भी जीते, हम कर्नाटका भी जीते, अपने जो प्रदेश जीते उनको भी मेंशन करके आता है। तो वो लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जर्मनी के हों चाहे अमेरिका के हों, कहते होंगे यार कैसा नेता आया ये खुद ही बता रहा है कि हम जीत करके आए और खुद ही कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है। मैंने आपको वक्त दिया, आपको जवाब भी मिल गया। राजीव सर मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। अरविंद जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और लगातार इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। पूजा जी मैं आऊंगा आपके पास, और हमारे साथ गीता भट्ट जी भी हैं। मैं पहले अरविंद सर आप ही के पास आता हूं। भाई पूरी चर्चा में कैसे नैरेटिव बनाने और फिर उसको कैसे तोड़ने की कोशिश की गई वो बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि भाई अपने नेताओं के बयानों को डिफेंड भी करना है, लेकिन उसके मायने वो समझाने जो उनको पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करते हैं। मतलब ये बताने की नहीं साहब इससे दंगा भड़केगा नहीं, लेकिन अनंतो गतवा बोलने की कोशिश वही की जा रही है। मतलब आप बांग्लादेश का जिक्र कीजिए, शेख हसीना के खिलाफ कैसे वहां पर एक कट्टरपंथी गुट एक्टिव हुआ था, ये सब जानते हैं। श्रीलंका में वहां पर करप्शन के खिलाफ पूरी बात उठी थी, लेकिन आज उन सारी चीजों की बात कही जा रही है ऐसे देशों का उदाहरण देकर और कहा जाता है नहीं साहब दंगा नहीं भड़का रहे। देखिए अनुराग जी, मैं 3 बिंदुओं में इसका उत्तर देता हूं। नंबर 1, इस तरह के बयान दिखाते हैं कि लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है और हार के हताशा में आप आकंठ डूब गए हैं, आपको लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास समाप्त हो गया। दूसरी बात मैं कहूं, भारतवर्ष में बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के तहत सत्ता परिवर्तन बहुत सहजता से होता है और हर चुनाव में उस समय की युवा पीढ़ी चढ़ बढ़कर भाग लेती है और सत्ता का परिवर्तन करती है। और 1 मिनट के लिए यदि मान भी लें कि जेनजी सड़कों पे उतरेगा तो उसके लिए फिट केस कौन है, इस पर विचार करना चाहिए। जेनजी के मुद्दे क्या रहे? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तानाशाही और विलासिता। इन मुद्दों पर केवल और केवल हमारे नेता संदीप त्रिपाठी जी की पार्टी फिट उतरती है। जवाहरलाल नेहरू एक समय पार्टी के मुखिया थे, आज राहुल गांधी जी है, भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर बाहर है और विलासिता कहने क्या, हर दूसरे महीने जर्मनी, जापान, फ्रांस होते हुए थाईलैंड किन किन देशों में घूमते रहते हैं और क्या नौकरी और क्या बिजनेस करते हैं बताते नहीं है। तो सारे मुद्दे उन पर फिट बैठते हैं जो आज जेनजी को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं। और भारतवर्ष का इतिहास है कि नई पीढ़ी 3 बार सड़कों पर उतरी है, 1974, 1987, 88 और 2012, और तीनों बार कांग्रेस के खिलाफ उतरी है। एक बार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, दूसरी बार विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में और तीसरी बार जो जंतर मंतर का आंदोलन हुआ वहां। मुझे लगता है कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और जिन मुद्दों पर खुद ही वो शिकार है उसके लिए करेक्शन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। जनता बार बार ठुकराती है, जनता के बीच में आप एक बार थोड़ा इस बात पर जवाब दीजिए कि क्या जो बयान आए, चाहे वो अभय चौटाला का हो, चाहे वो रविदास मेहरोत्रा का समर्थन करना हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो राहुल गांधी का वो एक्सपोस्ट हो, क्या ये भड़काने वाले लगते हैं या नहीं लगते? 100% भड़काने वाले लगते हैं। और मैं बोलना नहीं चाहता था अजय चौटाला जी के 10 साल। जी हाँ ठीक है, पूरी बात कर लीजिए अरविंद जी, 10 सेकेंड्स।
मैं ये कह रहा हूं कि जो जमानत में बाहर हैं और जो सजा काट के आ रहे हैं, जिनको जनता बार बार ठुकरा रही है, वो सत्ता परिवर्तन की बात किस मुंह से कर रहे हैं? वो जनता में जाकर जनता के लिए काम ठीक है करे, संदीप जनता त्रिपाठी का जी, दिल जीते। भाई जिन मुद्दों पर सड़कों पर उतरेगी वो मुद्दे तो आपकी पार्टी में खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं सर। हाँ, ये जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ये नेपाल में हो रहा है, ये भारत में 2011 में हो चुका, और ये उसी अमेरिका के पैसे से हुआ। आप अन्ना आंदोलन को, अब सुनिए ना, आप अन्ना आंदोलन को, शीला दीक्षित जी को तमाचा मारा गया था। अब सुनिए ना, बता रहे हैं शीला दीक्षित जी को पाकिस्तानी तत्व आंदोलन भड़का रहे हैं। बांग्लादेश में सांप्रदायिकता की लड़ाई है, बांग्लादेश में कोई जेनजी का आंदोलन नहीं है। आप बांग्लादेश से प्रेरणा लेना चाहते हैं? क्या बात करते हैं आप? कुछ उदाहरण तो ठीक से रखिए। क्या भारत? संदीप त्रिपाठी जी, आप साल 2011 अन्ना के आंदोलन को बांग्लादेश के मौजूदा अराजकता के दौर से आप कंपेयर कर रहे हैं, मतलब गजब कर रहे हैं आप। हमारे देश में किस अल्पसंख्यक पर उस वक्त अत्याचार हुआ था उस आंदोलन के तहत, आज बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है उस तख्ता पलट के बाद। संदीप त्रिपाठी जी, आप क्या देश के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, भूलिए मत। अरे सुनिएगा, जवाब भी सुनिएगा कि सवाल इतना, मतलब इतना बड़ा सवाल कर डाले, जवाब तो सुनिए ना शांति से। हमने क्यों तुलना की 2000, आप क्यों, अब जवाब तो सुन लीजिए, 20 सेकंड का सुन लीजिए। आपने 1 मिनट का सवाल पूछा है, इसलिए तुलना की कि 2011 में शीला दीक्षित जी को तमाचा मारा गया, वो हमारी सरकार की सूझबूझ थी, वो 54 साल का अनुभव था, उस आंदोलन को हमने हिंसक नहीं होने दिया, और उसी की बदौलत हमारी सरकार गई सर। और ये बताइए, आज वो कैग के घोटाले का आरोप, कहा कितने लोग गए 11 साल में जेल। अभी आपने कहा ना कि राहुल जी, ठीक है सर, समझ गई, जनता समझ गई आपकी बात सर। ओके संदीप जी, ओके संदीप त्रिपाठी जी, समझ गए। आपकी सूझबूझ थी। आज देश में वो युवा नहीं उतर रहा है मैदान में, आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसमें युवाओं की गलती हो गई, इसमें सरकार का मैनेजमेंट कुछ नहीं है, या सरकार कोई अच्छा काम नहीं करी। सब समझ गए सर। संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, वेरी गुड, तालियां बजाता हूं मैं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। गीता भट्ट जी, तो मतलब अगर आज आप देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई जैसी संस्थाओं पर, ईडी पर आप कैसे सवाल उठाते हैं, वो तो किसी से छिपा ही नहीं है। तो अगर आप इन सारी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको चुनाव प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, जनता के मैंडेट पर भरोसा नहीं है, तो अब एकमात्र विकल्प क्या विपक्षी पार्टियों के पास ये रह गया है कि तख्ता पलट हो, और उसी के लिए भड़काने की कोशिश की जा रही है। गीता भट्ट जी। अनुराग जी, जो विपक्ष की कुंठा है, वो जो बयान अभी आपने सुनाए चौटाला जी के, उसके साथ साथ आपको आपके पैनल में भी दिखाई दे रही है। ये जो कुंठा है वो इतने 11 साल से अधिक जब आप विपक्ष में बैठे, ऐसी पार्टियां जिन्होंने आजीवन सत्ता में रहकर पूरे देश पर राज किया, आज जब 11 साल में उन्हें दिख रहा है कि समाज को, भारत की जनता को वो किसी भी प्रकार से आश्वासित नहीं कर पा रहे हैं कि हम आपको सेवाएं देने के लिए आप कृपया हमें चुनाव में जिताएं और सरकार में हमें स्थान दें, ऐसे समय में इस प्रकार के बयान आना मुझे लगता है स्वाभाविक है, क्योंकि ये उनकी कुंठा है, जिसके कारण जो बदलाव वो लाना चाह रहे थे, जिस प्रकार से चुनाव, जिन हथकंडों के द्वारा चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा था, जो हमने देखा पिछले चुनावों में। और ध्यान रखें कि इस साल अभी 4 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं 4 राज्यों में, उनको ध्यान में रखते हुए क्या इस प्रकार की बयानबाजी किया जा रहा है। और आज अनुराग जी, हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की आप तुलना कर रहे हैं नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका की तो हमने जाकर मदद करी है जब वहां इस तरह की जो चुनौती आई है। बांग्लादेश की मदद हम आज भी कर रहे हैं, बिल्कुल, हम आज भी उनकी मदद कर रहे हैं। हम अगर भारत के जो इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद बस आप ही के पास, अपनी अगर इलेक्ट्रिसिटी को रोक दे, बिजली रोक दे, तो वहां बिल्कुल मैम। और बांग्लादेश तो ये क्यों भूल रहा है कि आज तो जो है वो भारत की ही देन है, भले उसके लिए इंदिरा गांधी का नाम लिया जाए, और बिल्कुल लेना चाहिए, वो इतनी सशक्त प्रधानमंत्री थी जिन्होंने वो बड़ा स्टेप लिया। लेकिन आज बांग्लादेश के हालात और भारत की तुलना, मतलब कैसे? लेकिन पूजा मिश्रा जी, अगर आप ये तुलना कर भी रहे हैं, तो आज देश की जनता में, जैसा कि गीता भट्ट ने भी कहा, अरविंद जी ने भी कहा, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं पा रहे हैं, तो एकमात्र विकल्प आपको यही लग रहा है कि अब भाई भड़काओ, सड़कों पर आओ, और उसके बाद अराजकता हो, तब कहीं जाकर तख्ता पलट हो। अनुराग जी, आप, गीता जी, अरविंद जी और भाजपा के प्रवक्ता,
आप लोग नागरिक होने की इतनी तो जिम्मेदारी लीजिए कि चौटाला के ऊपर केस दर्ज करा दीजिए, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अच्छा, आप हालांकि जब करवाएंगी जो कि नहीं है रघुराज करवाएंगी? प्रताप सिंह कहते हैं, आप करवाएंगी रघुराज कि नहीं प्रताप करवाएंगी सिंह पूजा जो है जी? राज्य मंत्री होते हैं, कहते हैं नहीं, कि हम हिंदुओं के नागरिक हैं, हम लड़कों अपना की फर्ज आप निभा लेंगे। आप 10 करवाएंगी कि नहीं करवाएंगी? आप भी नागरिक है ना, 10 आप जो है करवाएंगी? मुस्लिम महिलाओं को लेकर के अब हमें तो बना ही रहे हैं कल्प्रिट। जवाब तो ले लीजिए मैं तो विदाउट इंटरव्यू। मैं तो रविदास मेहरोत्रा का प्रवक्ता आपको समझ रहा हूँ, मैं तो जेजेपी का नहीं समझ रहा हूँ आपको। आप रविदास मेहरोत्रा को डिफेंड कीजिए। पूजा मिश्रा जी, आप रविदास मेहरोत्रा को डिफेंड कीजिए। मैं कह रहा हूँ जेजेपी से सवाल हम पूछ रहे हैं। समय है तो जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए ना, तो जवाब लीजिए। जब जो है रघुराज प्रताप सिंह जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, वो कहते हैं कि हिंदू लड़के और ये 10-10 मुस्लिम महिलाएं लेकर के आए, मैं रोजगार दूंगा, क्योंकि रोजगार की तो किल्लत पड़ी हुई है। अभी जेएनजी की बात चल रही थी, तो जेएनजी ने जब वोट देना चालू किया है ना, तब जाकर के राहुल गांधी जी एलओपी हो रखे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि जेएनजी कितने समर्थन में है। और मिलेनियल ने जब वोट किया था 2014 में भाजपा को, तो इसलिए किया था, उनका 2 करोड़ अब देखिए रोजगार देंगे। मैम, ऐसा है ना, जेएनजी और मिलेनियल, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ एक आंकड़े के जरिए बताता हूं कि 66% युवा मतदाता है भारत में, एक आंकड़ा ये कहता है। और 66% युवा मतदाता आज देश में बीजेपी की सरकार चुन रहा है, क्योंकि उस बिना 66% को साथ लिए सरकार नहीं बन सकती देश में। पूजा मिश्रा जी, ठीक है, गीता जी जवाब दे रही है। गीता जी 10 सेकेंड। अनुराग जी, पिछले 11 सालों में आप अगर पूरे भारत में, अगर पूरे भारत की बात कर रही हूँ मैं, आप मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़ जो है 25 साल आगे, जो है वही अवस्था में देश की जो आर्थिक व्यवस्था और अवस्था थी 2014 में, उसके बाद वहां से यहाँ तक लाना, ठीक है, आज युवाओं के लिए जिस लेकिन उनके लिए सब बुरा है और बीजेपी के लिए सब अच्छा है। एक मिनट राजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा जवाब जेजेपी से, एक बहुत छोटा सा जवाब राजीव जी, इसके बाद आपको जवाब देना। संदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अरविंद सर और संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। अजय गुलिया जी, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ना, आपकी परेशानी वहां की सिस्टम से थी, आपको नहीं जिक्र करना चाहिए था बांग्लादेश का, नेपाल का या ईरान का। आप मानेंगे कि वो जिक्र करके गलत कर दिया भाई चौटाला ने, नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, हम हिंसा का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते, तो लेकिन मैं एक चीज आपसे श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान या फिर नेपाल में हिंसा ही तो हो रही है ना सर। सेकंड दे अपनी बात रखने के लिए। हाँ, मेरे को तो समय दें। मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन आप सवाल का जवाब तो देंगे ना। जिन देशों का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वहां सिर्फ हिंसा हो रही है। नहीं, सरकार आपको न्याय नहीं दे पा रही है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, मीडिया आपकी बातों को दिखा नहीं रहा है, तो सड़कों के अलावा हमारे पास रास्ता क्या बचता है? क्या कोई और रास्ता है? श्रीलंका का एग्जांपल देके, बांग्लादेश का एग्जांपल देके रास्ता बन रहा है आपके लिए? क्या कोई और रास्ता आपकी नजर? मैं कह रहा हूं बांग्लादेश का रास्ता दिखाकर आपके लिए रास्ता बन रहा है। कार्रवाई नहीं कर रही है, मीडिया दिखा नहीं रहा है। सर, बांग्लादेश की अराजकता जिक्र मत कीजिए, ये भारत में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भारत मजबूत लोकतांत्रिक देश है। राजीव जेटली जी जरा समझा दीजिए, मतलब देश की जनता, मान लीजिए मैं कहता हूं अगर 10% भी बांग्लादेश का एग्जांपल लेकर सड़कों पर उतरे, तो क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे उसके लिए, जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये तो भुगतभोगी है, ये तो भुगतभोगी है। इन्हें समझना चाहिए, इन्हीं की पार्टी के अंदर महम कांड हुआ था। हाँ, ये भुगतभोगी है, इन्हें समझना चाहिए कि इन्हीं की पार्टी में महम कांड हुआ था। पूरे गांव ने, आसपास के शहरों ने इनको, नेताओं को घेर लिया था और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। ये वैसा माहौल वापस चाहते हैं क्या? वो गुस्सा जो था, वो गुस्सा किस बात को लेकर के था, उस बात को याद करिए। हम ये फिर कहते हैं कि वो भी गलत था, ये जो बोला ये भी गलत है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। ये जो अंगूठे की ताकत है ना, ये ताकत भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हम जो ईवीएम पे या बैलेट बॉक्स पे या कहीं पर भी आपने निशान लगाते हैं, यही दर्शाती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कहां खड़ा होना है। 10 सेकंड फिर उसके बाद अरविंद सर के पास जा रहा हूं। संदीप जी, लास्ट 10 सेकंड्स मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास विकल्प लोकतंत्र में वोट का है, तो वही लोकतांत्रिक तरीका अख्तियार क्यों नहीं किया जाता? भड़काया क्यों जाता है? नहीं, भड़काने वाली बात नहीं है, ये बातें अपनी वास्तविकता रखने, जनता के सामने वास्तविकता रखी जाती है। सर, एक मशहूर वाक्य बोल दूं, एक बड़े नेता ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो राजा तानाशाह हो जाता है, और आज सर वही हो रहा है। मैं युवाओं से कहूंगा, अरविंद सर लास्ट 10 सेकंड सर आपके, लास्ट 10 सेकंड। संदीप त्रिपाठी जी ने जो उदाहरण दिया है ना, वो कांग्रेस शासन काल में एक विद्वान के द्वारा कहा गया था
कि सड़कें खाली हो तो राजा तानाशाह हो गया था। उसी समय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। संदीप जी पढ़ते लिखते हैं नहीं। ठीक है इनको सर, जो गाली बहुत पड़ी है, शुक्रिया। उसको नहीं, वो तो खैर संदीप जी की बातों का वजन उससे भी समझ में आ गया कि उन्होंने कहा एरू गैरू पोस्ट कर देते हैं, फिर वो पोस्ट किसने किया था वो देश की जनता देख रही थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटी सी बात, देश के अंदर जो खामियां आवाज उठनी चाहिए, एग्जाम्पल बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान का या नेपाल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां अराजकता हुई थी और कैसी हुई थी वो सबने देखी।